कल्पना कीजिए एक जंगल जहाँ एक शेर आराम कर रहा है और तभी एक बंदर आकर उसके कान खींचता है। शेर गुस्से में दहाड़ता है, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ जाता है। अब ये सिर्फ एक छोटी सी शरारत नहीं है, ये जंगल में छिड़े एक बहुत बड़े सवाल की शुरुआत है कि एक लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी काबिलियत क्या है, शक्ति, सुंदरता या कुछ और ये सवाल सिर्फ उस जंगल का नहीं है। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शेमुषी के एक पाठ सौहार्द्यम प्रकृतेः शोभा की चीरफाड़ करने वाले हैं। देखने में तो ये जानवरों की सीधी सादी कहानी लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन असल में ये लीडरशिप के अलग अलग मॉडल्स का एक अखाड़ा है, जहाँ हर जानवर का तर्क वो आज की बोर्डरूम पॉलिटिक्स में भी गूंजता हुआ सुनाई देता है। तो चलिए इस बहस में उतरते हैं। यहाँ हर जानवर खुद को सबसे बेहतर साबित करने की होड़ में है। देखते हैं उनके तर्क क्या हैं, और ये भी कि क्या इस कहानी में हमें उस सदियों पुराने सवाल का कोई नया जवाब मिलता है। तो सबसे पहले मैदान में उतरता है जंगल का स्वघोषित राजा शेर। उसका दावा तो बहुत सीधा है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ इसलिए राजा मैं ही हूँ। हाँ, ये लीडरशिप का सबसे पुराना, सबसे क्लासिक मॉडल है। मतलब ऑथोरिटेरियन लीडरशिप कह सकते हैं इसे, जहाँ लेजिटिमेसी सिर्फ और सिर्फ ताकत से आती जो है। सबसे मजबूत है वही लीडर है। लेकिन कहानी की खूबसूरती ये है कि इस दावे को तुरंत चुनौती मिलती है, और वो भी एक बंदर से। हाँ, और बंदर का तर्क तो कमाल का है। वो ये नहीं कहता कि तुम शक्तिशाली नहीं हो, वो कहता है कि तुम राजा बनने के लायक ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हो, तुम अपनी ही प्रजा को खाते हो। मतलब यहाँ पहली बार पावर के मकसद पर सवाल उठाया गया है। बिल्कुल, ये कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट है। बंदर कह रहा है कि लीडरशिप का मतलब डोमिनेशन नहीं, प्रोटेक्शन है। एक लीडर का काम अपनी प्रजा को सुरक्षित महसूस कराना है, उन्हें डराना नहीं। और इसी बहस में फिर एक और दावेदार कूद पड़ता है, हाथी। हाँ, हाथी, जो इसी माइट इज राइट वाली फिलॉसफी को मानता है। और वो आके कहता है, अरे भाई मेरा साइज देखो, मेरी ताकत देखो, वनराज पद के योग्य तो केवल मैं ही हूँ। तो मतलब शेर और हाथी दोनों एक ही टीम के हैं, है ना? हाँ, दोनों का तर्क शारीरिक बल पर आधारित है। ये वो लीडरशिप स्टाइल है जो कहती है मेरी बात मानो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये मानसिकता दिखती है। फैसले तेजी से होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये अक्सर असंतोष को जन्म देती है। सही बात है। तो कहानी हमें बताती है कि लीडरशिप सिर्फ शारीरिक बल का खेल नहीं है। अब बहस ताकत के अखाड़े से निकलकर कला और सौंदर्य के मंच पर पहुंचती है, और एंट्री होती है कोयल की। वो कहती है कि मैं अपनी मीठी आवाज से पूरे वातावरण को खुश कर देती हूँ, इसलिए मुझे राजा होना चाहिए। ये एक बिल्कुल अलग तरह की लीडरशिप है। इसे हम करिज्मेटिक लीडरशिप कह सकते हैं। यहाँ ताकत से नहीं बल्कि अपने चार्म से, अपनी कला से लोगों को प्रभावित करके लीड किया जाता है। तो एक अच्छा लीडर वो है जो अपनी प्रजा में खुशी भर दे। कोयल का तर्क तो यही है। लेकिन इस चार्म वाले तर्क को मोर एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। वो कहता है कि मुझे तो खुद ब्रह्मा ने सिर पर राज मुकुट जैसी कलगी लगाकर पक्षियों का राजा बनाया है। ये तो मतलब मैं पैदा ही राजा बनने के लिए हुआ हूँ वाली बात हो गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये डिवाइन राइट टू रूल वाला कॉन्सेप्ट है, शासन करने का दैवी अधिकार। मोर कह रहा है कि मेरी योग्यता पर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने चुनकर भेजा है। ये मुझे हमेशा कॉर्पोरेट दुनिया की याद दिलाता है, जहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें सीईओ बनने के लिए ही पैदा किया गया है। करिश्मा है और दैवीय अधिकार का दावा भी है। लेकिन अब जो दावेदार आ रहा है वो इन सभी बाहरी गुणों को खारिज कर देता है, और वो है कौवा। सच कहूँ तो कौवे से मुझे इतने मजबूत तर्क की उम्मीद नहीं थी। और यही इस कहानी की खूबी है। कौवा जिसे अक्सर कमाका जाता है, वो बहस को बाहरी रूप रंग से हटाकर आंतरिक गुणों की ओर ले जाता है। जब कोयल उसके काले रंग का मजाक उड़ाती है तो वो कहता है कि मेरी सत्यप्रियता तो मिसाल है। कहावत है ना, झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, और वो अपनी काक चेष्टा का भी जिक्र करता है। बिल्कुल, एक कौवे जैसी लगन और कोशिश तो हर विद्यार्थी के लिए एक आदर्श है। मतलब कौवा कह रहा है कि लीडर को न सबसे ताकतवर होना चाहिए, न सबसे सुंदर। लीडर को परिश्रमी और ईमानदार होना चाहिए। ये तो मेरिटोक्रेसी का तर्क है। एकदम सही, योग्यता और गुणों के आधार पर चुनाव। कौवे का तर्क उस समाज की नींव रखता है जहां आपकी पहचान आपके काम से होती है, आपकी शक्ल से नहीं। लेकिन अब एक ऐसा पात्र आता है जिसका तर्क इन सब से भी ज्यादा गहरा है।
और वो है बगुला। उसका दावा वाकई अनोखा है। वो कहता है कि मैं पानी में स्थित प्रज्ञ की तरह, मतलब एक योगी की तरह, बिना हिले डुले ध्यान लगाकर खड़ा रह सकता हूँ। स्थित प्रज्ञ, ये बहुत गहरा शब्द है ना? ये शब्द बड़ा भारी भरकम लगता है। ये सिर्फ भारी भरकम नहीं, ये शब्द सीधे भगवत गीता से आता है। गीता में स्थित प्रज्ञ वो होता है जिसका मन सुख दुख लाभ हानि में विचलित नहीं होता, जो स्थिर रहता है। तो बगुला कह रहा है कि एक लीडर को भावनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष होकर फैसले ले सके। अरे वाह, मतलब बगुला एक लीडर को एक शांत दूरदर्शी रणनीतिकार के तौर पर देख रहा है। वो कह रहा है कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि दिमागी स्थिरता और योजना बनाने की क्षमता में है। बिल्कुल, बगुला स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का प्रतीक है। वो कहता है कि मैं अपनी इस क्षमता से रक्षोपायन यानी रक्षा के उपाय सोचूंगा और उन्हें अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर लागू करवाऊंगा। वो टीम वर्क की भी बात कर रहा है। तो अब जंगल में तो पूरी तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स वाला माहौल बन गया है। शेर दहाड़ रहा है, हाथी चिंगाड़ रहा है, हर कोई खुद को बेस्ट बता रहा है और दूसरे का मजाक उड़ा रहा है। ये लड़ाई किसी नतीजे पे पहुंचती नहीं दिख रही। और तभी इस पूरे कोलाहल के बीच प्रकृति माता यानी स्वयं प्रकृति माँ प्रकट होती है। उनका संदेश ही इस पाठ का असली सार है। एक मिनट, तो यहाँ प्रकृति माँ आकर बस सबको डांट कर चली जाती हैं। ये समाधान थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक नहीं लगता? मतलब इतनी देर से जो बहस चल रही थी कि राजा कौन बनेगा, उस सवाल का तो जवाब ही नहीं मिला। यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत पॉइंट है। प्रकृति माता उस सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि वो सवाल ही बदल देती हैं। वो ये नहीं बताती कि तुम में से राजा कौन है। वो कहती है यूयम सर्वे एव में संततया, तुम सब मेरे ही संतान हो। हाँ, वो कहती हैं कि तुम ये गलत सवाल पूछ रहे हो कि कौन राजा बनेगा। तो फिर सही सवाल क्या है? सही सवाल है हम सब मिलकर एक अच्छा समाज कैसे बना सकते हैं। प्रकृति माता का हस्तक्षेप एक तरह से कहानी को इंडिविजुअल लीडरशिप की लड़ाई से हटाकर कलेक्टिव गवर्नेंस की ओर ले जाता है। वो समझाती हैं कि सर्वेषामेव महत्वम विद्यति यथा समयम, यानी समय आने पर सभी का अपना अपना महत्व होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मतलब असली ताकत अलग अलग लड़ने में नहीं है, बल्कि साथ रहने में है। शेर की ताकत, मोर की सुंदरता, कौवे का परिश्रम, बगुले की दूरदर्शिता, ये सब अलग अलग शायद उतने काम के ना हो, लेकिन साथ मिलकर एक मजबूत समाज बनाते हैं। आपने सार पकड़ लिया। और इसी बात को समझाने के लिए प्रकृति माता एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहती हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानाम च हिते हितम। इसका मतलब है राजा का सुख प्रजा के सुख में है और राजा का हित प्रजा के हित में है। यहाँ वो लीडरशिप की परिभाषा को शासन करने से बदलकर सेवा करने में तब्दील कर देती हैं। और फिर वो एक और श्लोक से अपनी बात खत्म करती हैं, जो शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हाँ, जो इस पूरे पाठ का सार है। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेण लाभतेषां प्रजायते, जिसका सीधा सा अर्थ है आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि ही होती है और एक दूसरे का सहयोग करने से उन्हें लाभ होता है। बिल्कुल, ये संदेश देकर प्रकृति माता चली जाती हैं और सभी जानवर मिलकर प्रण करते हैं कि वे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो हम जंगल के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने निकले थे और जवाब ये नहीं मिला कि राजा कौन है। जवाब ये मिला कि सच्ची शोभा या सुंदरता किसी एक की श्रेष्ठता में नहीं बल्कि सामूहिक सौहार्द में है। मतलब लीडरशिप किसी एक व्यक्ति की कुर्सी नहीं बल्कि पूरे समूह की जिम्मेदारी है। और ये बात सिर्फ उस कहानी के जंगल के लिए नहीं, हमारे आज के समाज के लिए भी उतनी सच है। हमारे ऑफिस में, हमारे समाज में, देशों के बीच भी तो यही बहस चलती है। हम अपनी अपनी ताकत, अपनी डिग्री, अपनी प्रतिभा उसे साबित करने में इतने उलझ जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि असली तरक्की साथ मिलकर काम करने में है। बिल्कुल सही। हम आज भी उन्हीं जानवरों की तरह बहस कर रहे हैं। कोई अपनी ताकत का घमंड कर रहा है, कोई अपनी प्रतिभा का, कोई अपने पद का। लेकिन प्रकृति का संदेश स्पष्ट है, व्यक्तिगत उपलब्धियां तब तक अधूरी हैं जब तक वो सामूहिक हित में योगदान न दे। इस कहानी में हर जानवर का तर्क हमारे समाज का प्रतिबिंब है, लेकिन अंत में जो समाधान दिया गया है वो सिर्फ एक नैतिक सीख नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गवर्नेंस मॉडल है, सह अस्तित्व और आपसी सहयोग का मॉडल। तो अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, इस कहानी में तो प्रकृति माँ को आकर जानवरों को सद्भाव का ये पाठ पढ़ाना पड़ा, एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। पर हम इंसानों की दुनिया में
जो खुद को इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं, हमें ये सबक सिखाने कौन आएगा? क्या हम आज भी उसी जंगल में नहीं जी रहे हैं जहाँ हर कोई बस राजा बनने की होड़ में लगा है?